गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथियों। आप सबको राजेश कल्याणा की ओर से सत श्री अकाल। जी आयानु। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपना रनिंग में जो चैप्टर चल रहे हैं उसका भाग, जिसको हम रदरफोर्ड का नियम कहेंगे। रदरफोर्ड का नियम का पार्ट बच गया अपना, रदरफोर्ड का नियम, अर्नेस्ट रदरफोर्ड का नियम, जिसको अल्फा कण प्रकीर्णन भी कहते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशनल स्लोगन के साथ में कि सफलता मिल ही जाएगी, सफलता मिल ही जाएगी, भटकते हुए ही सही। सफलता मिल ही जाएगी, भटकते हुए ही सही। गुमराह तो वो हुए जो घरों से निकले ही नहीं। तो प्यारे दोस्तों, मेहनत से क्या कुछ नहीं हासिल होता। अनुभव और मेहनत, लगन, जिज्ञासा, ये सारी जो है सफलता को प्राप्त करने में बहुत सहायक है। तो बात को आगे न बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं अपना मेन लक्ष्य। तो चलिए, आज हम कर रहे हैं रदरफोर्ड का जो नियम। हमने इससे पहले वीडियो में बात की थी, जो हमारा पार्ट नंबर 5 था, उसमें हमने बात की थी कि रदरफोर्ड ने किस प्रकार से जिंक सल्फाइड को चारों तरफ स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों की बारिश करके और उससे अनुमान लगाया। और हमें मुख्य जो बातें हैं वो ज़्यादा से इतनी बातें याद करनी है। एक तो इसका चित्र है, वो अच्छी तरह से आना चाहिए आपको, बनाना और समझना भी। उसके बाद में इसके निष्कर्ष क्या है, उसके परिणाम क्या निकले, और रदरफोर्ड की इच्छा क्या थी, उन्होंने क्या अनुमान लगाए और उनके कथन क्या थे, और वो उनका जो ये मॉडल है वो फेल क्यों हुआ, उनमें क्या कमियां रह चुकी। तो देखिए, अब हम बात करते हैं इसमें कि रदरफोर्ड ने क्या किया कि ये जो ग्राफीय निरूपण लिया, जिसके अंदर यहाँ पे मान लो कोई धनावेशित कण है, अल्फा कण की जैसे ही हमने बमबारी की तो अधिकांश कण, ये कण, बहुत ज़्यादा कण तो क्या हुए, अविक्षिप्त हुए, यानी कि नॉन डिफ्लेक्टेड हुए। अविक्षेपित का मतलब जो मुड़े नहीं, और उससे कम कण क्या हो गए, विक्षेपित हो गए। विक्षेपित को हमने यहाँ पे डिफ्लेक्टेड लिखा और विक्षेपित को V से हमने यहाँ पे V फॉर विक्षेपित, या हम D से 20 को इंडिकेट कर सकते हैं। और 20,000 में से मैंने आपको बताया था कि लगभग 20,000 में से एक कण जो है 180 डिग्री पर पुनः क्या हो गया, ये मुड़ गया, परावर्तित हो गया। ये तो ऐसे ही हुआ कि जिसने बंदूक की गोली छोड़ी और वो बंदूक की गोली टकरा के लक्ष्य से पुनः उसी व्यक्ति को लग गई जो शूट कर रहा। तो ये स्थिति इसमें हुई। अब इन तीन चीजों के आधार पे परिणाम क्या निकले और उसका निष्कर्ष क्या निकला, वो हम बात करते हैं। देखिए, ए का मतलब मैंने यहां पे आपकी सुविधा के लिए लिखा है ए फॉर अविक्षेपित, या इंग्लिश वाले इसको एनडी से नॉन डिफ्लेक्टेड इसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए कि इन्होंने परिणाम क्या निकाला कि जो सीधे कण निकल गए उनके लिए उन्होंने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। अधिकांश भाग खोखला होता है, तो इसका रिजल्ट, निष्कर्ष ये निकला कि इस अधिकांश खोखले भाग में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर नाभिक के चक्कर लगाते हैं। अब दूसरी बात, P का मतलब यहां हो गया परावर्तित कण,
इस कण की बात करें जो ये टकरा के वापस लौट गया, इंग्लिश में इसको हम कह सकते हैं रिफ्लेक्टेड। तो बिल्कुल बीच में इन्होंने सोचा भी कोई न कोई धनावेशित भाग है, और धनावेशित भाग है तो जो भी हमने अल्फा कण की बारिश की वो टकरा कर पुनः उसी दिशा में लौट आया। तो बिल्कुल बीच में कोई धनावेशित भाग होता है, इस भाग का जो आयतन होता है वो संपूर्ण जो परमाणु है उससे बहुत ही नगण्य होता है। कितना नगण्य होता होगा? आप ऐसे परिकल्पना करो कि एक बड़ा सा आपके कमरा है और उस कमरे में एक बॉल जो हम खेलते हैं, उस बॉल के बराबर का परमाणु द्रव्यमान इसके बिल्कुल बीच में है, इतना ज्यादा छोटा। ठीक है, तो इस भाग में परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है। कहने का मतलब है जैसे अपने एक रिम होती है, पहिया होता है मोटरसाइकिल का पहिया, और उसके बीच में बेरिंग होता है। तो बेरिंग को अगर निकाल देते हैं तो उसका जो परमाणु का जो बेरिंग या पहिए का जो भार होता है वो बिल्कुल नगण्य सा हो जाता है, क्योंकि सारा भार किसमें केंद्रित रहता है? उस बीच के बेरिंग में। तो उसी प्रकार परमाणु के बीच में भी एक नाभिक होता है जो जिसका संपूर्ण द्रव्यमान बीच के अंदर सेंट्रल होता है। अब इससे निष्कर्ष ये निकला कि इसके अंदर नाभिक की धीरे धीरे कल्पना की गई कि बीच में नाभिक होता होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डिफ्लेक्टेड भाग की। डिफ्लेक्टेड भाग की बात करते हैं जो कि विक्षेपित हो गया। तो आपको पता है धनावेशित को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। धनावेशित ऋणावेशित को क्या करता है? आकर्षित करता है। तो हो सकता है कि अल्फा कण स्वयं क्या थे? स्वयं धनावेशित थे, और नाभिक भी क्या था? धनावेशित था। हो सकता है कि उससे टकराने से पहले ही नाभिक ने उसको क्या कर दिया? प्रतिकर्षित कर दिया। तो प्रतिकर्षित करने के बाद में वो अपनी मूल दिशा से क्या हो गया? विचलित हो गया और बहुत दूरी तक गया। ठीक है, अब इससे ये अल्फा कण धनावेशित है जो बीच वाले धनावेशित से प्रतिकर्षित हो सकते हैं। अब इसका निष्कर्ष क्या निकला कि परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं उतने के उतने परमाणु के अंदर प्रोटॉन हो सकते हैं, धनावेशित भाग हो सकता है। कहने का मतलब ओवरऑल जो आपका परमाणु होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, वैद्युत उदासीन होता है। ठीक है, इससे ये चीजें आपकी निकल गई। अब ये बातें आपको मैंने समझाई। इच्छा तो रदरफोर्ड की थी कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित है, उसकी व्यवस्था कैसे है, क्योंकि जॉन डाल्टन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन उसमें बिल्कुल समान रूप से वितरित है जैसे तरबूज के अंदर आपके बीज। ठीक है, तो इस प्रकार से उनकी इच्छा थी कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है। अब अनुमान या आशा ये लगाई कि अगर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को भी छोटा पार्टिकल है वो उसके परमाणु के अंदर अगर विद्यमान है तो हो सकता है कि जो हम अल्फा कणों की उस पर बमबारी कर रहे हैं और अल्फा कण उच्च ऊर्जा युक्त है। मैंने आपको बताया था कि ये उच्च ऊर्जा युक्त है और इसका जो है मास जो होता है वो 4 यूनिट है। किसकी तुलना में? दूसरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और उनसे ज़्यादा लगभग 4 गुना ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। तो 4 गुना अगर ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी भी 1/2 mv² से ज़्यादा ही होगी। तो ये उच्च ऊर्जा युक्त कण हो गया। अब उच्च ऊर्जा युक्त कण को, भारी चीज़ को अगर हमने जोर से फेंकेंगे
तो जब किसी दूसरी चीज से टकराएगा तो क्या उसकी वेलोसिटी कम नहीं होगी? अगर वो उसकी वेग या उसका जो गति अगर कम हो जाती है, क्यों? क्योंकि वो किसी से टकराया है, टकराने के बाद में अपनी कुछ ऊर्जा उनको दी भी होगी। तो ये अनुमान किसका था? ये अनुमान था रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड ने ऐसे सोचा था, ठीक है। उसने ऐसे सोचा कि अल्फा कण अब परमाणु कणों से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों से विक्षेपित होंगे तथा प्रोटॉन से भारी होने के कारण अधिक विक्षेपित नहीं होंगे। लेकिन ये तो अधिक विक्षेपित हुए। इनको जो रिजल्ट मिला, जो इनका जितना भी इन्होंने प्रयोग किया, ये तो जो निष्कर्ष निकल रहे थे वो तो आशा के विपरीत निकल रहे थे। उनका ऐसा अनुमान ही नहीं था, सब कुछ उल्टा ही चल रहा था। तो अब हम करेंगे कि इसका कथन क्या था। इसका कथन ऐसे था कि ये ऐसे इन्होंने सोचा कि ये तो इस प्रकार से हो गया कि एक 15 इंच के तोप के गोले को 15 इंच के तोप के गोले को किसी बहुत ही पतले कागज से क्या करें, टकराएं, फेंके। 15 इंच के तोप के गोले को कागज के ऊपर फेंके तो वो लौट कर पुनः आ जाए। ये ऐसी कल्पना की थी, यानी कि बहुत ही अविश्वसनीय कल्पना थी। या इस प्रयोग को आप ऐसे समझो कि जैसे कि एक बहुत बड़ा रुई का एक ढेर है गोलाकार, और उसके बीच में कोई सॉलिड चीज है, उसके बीच में कोई सॉलिड चीज है, और हमने उस रुई के ढेर में से जैसे ही हमने बहुत सारे कणों को ऐसे फेंका तो वो सीधे निकल गए या कुछ विक्षेपित हो गए। लेकिन एक कण जो था वो बिल्कुल बीच में से टकरा के किसी सॉलिड भारी चीज से टकरा के पुनः आ गया। इस प्रकार से ये चीजें उन्होंने बताई। तो देखिए इसके जो कथन को हाँ, तो ये कथन था इसका कि यह परिणाम उसी प्रकार से था कि अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर आपको ही घायल कर देता है, चोट पहुंचा देता है। ये कथन है और ज्यादातर एग्जाम में ये कथन पूछा जा सकता है। ये कथन पूछ के नीचे ऐसे लिखा जाता है, ये कथन किसका था? रदरफोर्ड का, जॉन डाल्टन का, जे थॉमसन का या फिर नील्स बोर का। तो आपको इस कथन को भी थोड़ा ध्यान रखना है। अगर कोई बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो आप इनके फंडामेंटल भी अच्छी तरह से क्लियर करें। अब सुनिए बात, ये सारा करने के बाद में उन्होंने नाभिक की मुख्यतः किसकी खोज की? उन्होंने रदरफोर्ड ने मुख्यतः जो सहायता की वो नाभिक की खोज भी। और नाभिक की खोज के अंदर जो नाभिक था, ये मान लो नाभिक है, इसकी जो इन्होंने व्यास निकाला वो लगभग r⁻15 मीटर रेडियस थी। किसकी? न्यूक्लियस की जो रेडियस थी, जो न्यूक्लियस की जो रेडियस थी वो 10⁻15 मीटर के करीब थी। और जो आयतन था बहुत ज्यादा था। परमाणु का आयतन लगभग एटम का Ra लिख लें हम, लगभग 10⁻10 मीटर के करीब इसका हम रेडियस इसकी मान सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो न्यूक्लियस बहुत ही छोटा भाग, इसको हमने एक कमरे के अंदर एक बॉल, छोटी बॉल को मान सकते हैं, इतना कम, यानी कि नगण्य मात्र। ठीक है, तो इससे ये आपको क्या हुआ,
रिजल्ट मिला, भी नाभिक की इन्होंने खोज में पूरी तरीके से अपनी भूमिका निभाई। लेकिन फिर भी इनके अंदर क्या हुआ कि ये पूरी तरीके से कुछ बातों को डिफाइन या स्पष्ट नहीं कर सके, तो वो उनके कमियां रह गई, इनकी डीमेरिट्स रह गई। तो इनकी डीमेरिट्स या कमियां क्या क्या थी कि परमाणु के स्थायित्व व इलेक्ट्रॉन संरचना को स्पष्ट नहीं कर सका। परमाणु का स्थायित्व ये स्पष्ट नहीं कर सका कि परमाणु स्थायी क्यों है, ठीक है। और परमाणु के रैखिक स्पेक्ट्रम, एक पिक्चर प्राप्त होती है परमाणु का। अगर हम स्पेक्ट्रम लें तो उसके अंदर कि परमाणु के रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जो कि उसका पूरा एक, जैसे अपने अल्ट्रासाउंड आता है अपने शरीर का, वैसे के वैसे उसकी अच्छी तरह से उन्होंने व्याख्या नहीं कर सका। अब मैक्सवेल सिद्धांत के अनुसार कोई भी आवेश अगर किसी वस्तु के चारों ओर अगर चक्कर लगाए तो आपको पता उसमें एक घूर्णन गति के कारण उसका विकिरण जो है पैदा होता है। और घूर्णन, तो मैक्सवेल ने कहा कि इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन जब कक्षा में चक्कर लगाता है तो निरंतर विकिरण ऊर्जा का सर्जन करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में क्या आती रहती है, कमी आती रहती है। और जब इलेक्ट्रॉन के अंदर कमी आती रहती है तो उसका पथ जो है धीरे धीरे उसकी रेडियस घटती जाती है और उसका पथ वृत्ताकार रह के सर्पिलाकार हो जाता है। इस प्रकार से हो जाता है। मान लो ये परमाणु हैं और इसके चारों तरफ इस टाइप से ये ऐसे चलता बिल्कुल ऐसे चलता इसके अंदर आ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर नाभिक से टकरा जाएगा तो नाभिक का क्या हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा और परमाणु नष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये बातें स्पष्ट नहीं कर सके। तो धीरे धीरे तत्वों की खोज होती गई। इसी दौरान उनके वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती गई। अलग अलग वैज्ञानिक आए, डॉबर्नियर है, न्यूलैंड है और मोजले हैं, हेनरी है। तो इन सब ने धीरे धीरे क्या किया, तत्वों को अलग अलग भागों में बांटा, उनको व्यवस्थित किया और इन बातों को आगे इनकी कमियों को दूर किया। तो इसके लिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रदरफोर्ड का जो है परमाणु मॉडल जो इन्होंने थ्योरीज दी थी वो समझ में आया होगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार से किसी कमी लग रही है या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि जो है इस बात को हम समझे नहीं, तो मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखें। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे एक यही आशा रखूँगा कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और जो बच्चे या जो विद्यार्थी या जो साथी मेरे YouTube चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। और जैसे ही आपको कोई न्यू वीडियो भेजा जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरा ये विश्वास है कि अगर आपका यूं ही साथ रहा प्रिय विद्यार्थियों, तो अपने जो है जनरल साइंस के जितने भी विज्ञान के टॉपिक है वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। तो ज़्यादा बात न करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 7 में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।